गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप का। गुड मॉर्निंग। चलो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड फंडामेंटल्स। ठीक है, काम करते हैं, बेटा थोड़ी सी चीज़ें समझते हैं, फिर अपन आगे बोलते हैं। 11th में अपन ने क्या सीखा ये देखते हैं पहले तो। अपन 11 में पढ़ चुके हैं प्रोप्राइटर, यानी कि एक बंदा जब काम करता है तो उसके लिए अकाउंटिंग कैसे होगी। उसके लिए अपन बनाते थे पहले ट्रेडिंग अकाउंट और फिर ये बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये कहानी कब की थी? 11th की। ठीक है, पर अब ये नहीं होगा। अब दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलकर काम करेंगे तब अकाउंटिंग कैसे होगी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन क्या बोलती है पार्टनरशिप की? शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब दो या दो से अधिक ज़्यादा लोग, दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर कोई लीगल काम करते हैं, वो भी प्रॉफिट कमाने के लिए। दो चीज़ याद रखना, कौन कौन सी? एक तो लीगल काम हो रहा है और एक प्रॉफिट कमाने के लिए हो रहा है। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक लीगल काम प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से करते हैं तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप। अगर ये प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट में की पार्टनरशिप नहीं है, तो फिर ये एनपीओ में चल जाएगा। एनपीओ बोलो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पर ये इसके लिए एक अलग चैप्टर है अपने पास, एनपीओ चैप्टर नंबर 1 जो आपकी बुक में। ठीक है, अच्छा मैं बुक दिखा देता हूँ। अपन कौन सी बुक रेफ़र करेंगे? अपन कर रहे हैं टीएस गैरवाल की 2019 एडिशन। आपके पास नया होगा शायद, अभी मेरे पास अभी पुराना एडिशन है तो मैं भी इसको यूज़ कर रहा हूँ। टीएस गैरवाल 2019, ये सीबीएसई के लिए है। ठीक है, अच्छा ये जो लेक्चर है जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये आपको सीबीएसई 12th के लिए, एमपी बोर्ड 12th के लिए, मेन ये इसी के लिए है, लेकिन ये इसके लिए भी काम आ जाएंगे, है ना। ये आपके इंग्लिश मीडियम हो, एमपी बोर्ड। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है वो भी इसको रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं मैक्सिमम चीज़ आपको हिंदी में ही पढ़ाने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मैं आपको इंग्लिश में लूँगा, जिसको समझाऊंगा भी मैं हिंदी में, तो आपको ऐसा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है कि हिंदी है इंग्लिश है कुछ भी है, दोनों में आपको यूज़ में आ जाएगा ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन देखते हैं इसके एक बार। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएटेड बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनरशिप दो या दो से मिलकर बने लोगों के लिए है, दो या दो से ज़्यादा लोग। ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम की लिमिट है वो अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पर दो या दो से ज़्यादा लोग। ठीक है, एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। अच्छा मतलब इसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करना एक कंपलसरी एलिमेंट हो गया है। ठीक है ना, मतलब आप बिना प्रॉफिट को शेयर करें पार्टनरशिप में इंटर नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आप और मैं पार्टनरशिप में बन गए और एक जना सैलरी ले रहा और एक जना प्रॉफिट ले रहा, तो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, ये एम्प्लॉयर रिलेशनशिप कहलाएगा। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप में एंटर होने के लिए आपको दो पार्टनर या दो से ज़्यादा पार्टनर होने चाहिए और सब का प्रॉफिट शेयर होना चाहिए, चाहे कम हो, 1 रुपये भी प्रॉफिट शेयर हो चलेगा, पर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा पार्टनरशिप पर अपने पास कौन सा एक लगता है? वो लगता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, ये 32 याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में अपने को थोड़ा रेफरेंस देना पड़ेगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसको याद रखने के लिए अपन याद रख सकते हैं कि 32 दांत होते हैं, तो 32 एक्ट की ईयर है, इस ईयर में आया था ये। ठीक है, देखो इसकी एक डेफिनेशन, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैज़ एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिंग ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ एक्टिंग ऑफ ऑल। मतलब पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर जब किसी काम के लिए एग्री होते हैं और आपस में एक
एग्रीमेंट बनाते हैं। अब अपन आगे पढ़ेंगे ये चीज़ क्या कि एग्रीमेंट जो बनेगा, ठीक है, क्या वो लिखित होना जरूरी है या मौखिक भी चलेगा, ठीक है, ये मैंने अभी पढ़ेंगे। इसकी जस्ट अगला क्वेश्चन यही है, ठीक है ना। अभी मेरे क्या क्वेश्चन है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर एक बिजनेस के लिए इंटर होते हैं, ठीक है, तो उसमें उनको प्रॉफिट बांटना रहता है, साथ साथ में लॉस भी बांटना रहता है। अच्छा, ऐसा कोई ज़रूरी है कि ये पार्टनर तीनों काम करें? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहे तो उसमें कोई एक पार्टनर काम कर रहा हो, कोई दो पार्टनर काम कर रहे हो या सारे पार्टनर काम कर रहे हो, ठीक है, ये कोई रूल नहीं है। उसमें से कोई भी एक पार्टनर काम कर रहा हो या सब मिलकर आपस में एक एक्टिविटी के लिए इंटर होते हैं, ठीक है, तो ये पार्टनरशिप कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। देखो, इसेंशियल फीचर ऑफ कैशियो पार्टनरशिप, ये मैंने आपको बताया अभी। दो और दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, आपस में उनके एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट चाहे तो लिखित भी हो सकता है, इधर रिटर्न और ओरल, मतलब लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि लिखा पढ़ी में हुआ तो ही वो एग्रीमेंट कहलाएगा, मौखिक हुआ तो भी वो एग्रीमेंट कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, लॉफुल भी नहीं होना चाहिए। किसी इलीगल काम के लिए आप पार्टनरशिप बनाते हो तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग, उनके बीच में कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयर होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक मान लो 1 लाख रुपये कमाया तो 4 पार्टनर है, तो चारों में किसके अनुसार बटेगा ये उनका डिसाइड होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कर सकते 3 जने को बांटा और एक जने को बोला कि भाई तू कमीशन वमीशन ऐसा कुछ लेके जा, ठीक है ना। तो चारों को प्रॉफिट में कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, कम मिलेगा चलेगा पर मिलना जरूर चाहिए, ठीक है। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस को सॉरी कोई भी पार्टनर, सारे पार्टनर चला सकते हैं या उनमें से कोई भी एक पार्टनर जो सभी पार्टनर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, वो चला सकता है। कोई भी 1 2 3 5 चलेगा, जैसा भी आपकी इच्छा हो। अच्छा, राइट्स ऑफ पार्टनर, ओके, आगे कवर करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बोला क्या कि एक वैलिड पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट चाहे लिखित में हो सकता है, रिटर्न हो सकता है या फिर ऑरल हो सकता है, मौखिक हो सकता है। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, सुधारने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो एग्रीमेंट लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकता है, ठीक है। लिखित एग्रीमेंट हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो अपन को मानना है, ठीक है। एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ वो अपने को से लेन देना नहीं, जो लिखा है वो अपन को मानना ही पड़ेगा, वो पत्थर की लकीर बन जाएगी अपने लिए, ठीक है। लेकिन अगर एग्रीमेंट मौखिक है या एग्रीमेंट है ही नहीं, ठीक है, जब मौखिक का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही नहीं है, वो एग्जाम में बोलेगा कि आपके पास एग्रीमेंट है ही नहीं, क्या आपके पास नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट बना ही नहीं है। तो एग्रीमेंट बना ही नहीं है तो फिर क्या करना, फिर पंगे, कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे, ठीक है। मान लो अभी जैसे कि ईयर एंड हुआ, ठीक है, प्रॉफिट कमाया तो एक पार्टनर बोल रहा है मुझे 90% चाहिए, दूसरा बोला नहीं मुझे 80% चाहिए, तीसरा बोला नहीं मुझे तो सारा चाहिए, ठीक है। तो क्या करें, तो ऐसे केस में अपने पास पार्टनरशिप एक 1932 ने कुछ रूल्स दे रखे। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अभाव में अपन को बहुत सारे नियम दे रखे कि ये नियम को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एमपी बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, थ्योरी पर्पस है कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। ये थ्योरी पर्पस के लिए एमपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर सकते हो इसको आप, ठीक है। उसके बाद सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों के लिए इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो अपन पढ़ते हैं डिटेल में थोड़ा सा, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो अपन ढंग से पढ़ेंगे, कुछ ऐसे मैं आपको बुक से पढ़ा दूंगा। पहला रूल, ठीक है, ये अपन पढ़ रहे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप
डीड। In the absence of पार्टनरशिप डीड। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट, पहले बोलता है अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई है या पार्टनरशिप डीड बनाई है लेकिन ये वाला क्लॉज आप डालना भूल गए, दोनों ही केस में। ठीक है, पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है, बनी है पर ये चीज़ लिखना भूल गए, तो पहला आपको बोलता है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ खाली अभी, पहला आपको बोलता है कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल होगा, हमेशा इक्वल। किस केस में? जब आपकी पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो, ठीक है, नहीं हो, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, उसी केस में ये आपको क्या करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल लेना है। ठीक है, बराबर लेना है ना, मतलब 2 पार्टनर है तो इसका रेशियो जाएगा 1:1, 3 होगा तो 1:1:1, 4 होंगे तो 1:1:1:1 ऐसे। ठीक है, अच्छा सेकंड क्या बोलता है? सेकंड बोलता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अभाव में आपका कैपिटल पर इंटरेस्ट नील होगा। अब कैपिटल पर इंटरेस्ट, ये चीज़ थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो 2 पार्टनर है, ठीक है, इस भाई ने मिला है 1 लाख रुपए, इसने मिला है 2 लाख रुपए, और ये दोनों किसको दिए? ये दिए इसने फर्म को। ठीक है, फर्म को पैसा दिया। अब पार्टनर ए बोलता है, बी बोलता है, ये बी है, ये अपना ए है, बी बोलता है कि यार मेरे को 2 लाख पर 6% इंटरेस्ट चाहिए फर्म से। ए भी बोलता है कि ठीक है, मुझे भी 1 लाख रुपए पे 6% के लिए इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, अच्छा इनका पार्टनरशिप जो डीड था वो इस मामले में साइलेंट था, उन्होंने इस चीज़ के लिए कुछ नहीं बोला था। तो अपन एस पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जाएंगे और वो बोलता है कि जो आपने कैपिटल मिलाई है उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, भले 1% भी नहीं, 10% भी नहीं और 50% भी नहीं। ठीक है, तो मतलब ए और बी इनको 1 लाख और 2 लाख पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, ये किस कंडीशन में? याद रखना, जब आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हो। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि हाँ हम 6% इंटरेस्ट देंगे, 7% देंगे, 12% देंगे, तो फिर तो देना ही है, फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। ये किस केस में है? जब आपका डीड साइलेंट है। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है ये समझते हैं। सपोज वही 2 पार्टनर ए और बी, ठीक है, ये फर्म है। अच्छा, ए की क्या थी? कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो वो फर्म से 10,000 रुपये लेके गया। ठीक है, और बी को भी ज़रूरत थी, वो 50,000 रुपये लेके गया। ठीक है, अच्छा अब ए बोलता है कि बी ज़्यादा पैसे लेके गया है तो इससे इंटरेस्ट लो। वो बोलता है कि नहीं यार 50,000 पे इंटरेस्ट देते, मैं भी 10,000 पे इंटरेस्ट दे दूंगा, आप 10% या 5% या 6%। ठीक है, जो भी आपकी इच्छा हो वो उधर एग्जाम्पल में लेने का। अच्छा, अभी क्या हुआ कि पार्टनरशिप डीड इस मामले में साइलेंट है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड बनी नहीं है या बनी है पर ये क्लॉज डालना भूल गए। तो ऐसे में अपना पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा नील, यानी ड्राइंग पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा फर्म के द्वारा। ड्राइंग किसकी इनकम है? फर्म की, क्योंकि फर्म ने पैसा दिया है ए को, फर्म ने पैसा दिया है बी को, तो फर्म इंटरेस्ट लेगा ना कि देगा। ठीक है, कैपिटल पे इंटरेस्ट फर्म को देना पड़ता, क्यों? क्योंकि ये फर्म का खर्चा है, ये पार्टनर की इनकम हुई। पार्टनर ने फर्म को, कैपिटल पे क्या हुआ था? पार्टनर ने फर्म को पैसा दिया था, तो फर्म अब पार्टनर को इंटरेस्ट देगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चीज़ अलग है, यहाँ पर फर्म ने पैसा दिया किसको? पार्टनर को, तो अब पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देगा, तो फर्म के लिए तो ये इनकम है। अच्छा, ये चीज़ समझ लेना कि अपन किसकी बुक्स में एंट्री मार रहे हैं? अपन मार रहे हैं फर्म की बुक्स में। ठीक है,
मतलब अपन को पार्टनर की बुक से कोई लेना देना नहीं है, अपन को सिर्फ और सिर्फ किसके मतलब है, फर्म के। अपन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, फर्म के लिए ये वाला खर्चा है क्योंकि ये ड्राइंग पर इंटरेस्ट देना है, फर्म सॉरी ये फर्म के लिए इनकम है क्योंकि फर्म को यहाँ पर इंटरेस्ट लेना है पार्टनर से, और ये फर्म के लिए खर्चा है, क्यों, क्योंकि ये पार्टनर को देने का है, ठीक है। पर जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो फर्म किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, चौथी चीज़ देखते हैं, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन, सैलरी, ETC। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अभाव में कोई भी पार्टनर को किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन, सैलरी या कुछ भी नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, उस केस में आपको ये सब कुछ भी चीज़ें पार्टनर को नहीं देनी है, ठीक है। अच्छा, पांचवा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ अधिकतर बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, ये याद रखने की चीज़ें। सपोज़ क्या हुआ कि एक पार्टनर किसी फर्म को लोन देता है, ठीक है, मतलब मान लो ये पार्टनर है दो, ठीक है, इसमें से ए पार्टनर ने 1 लाख रुपए का फर्म को लोन दिया है, लोन है ना, क्या दिया है, लोन। तो यहाँ दिख नहीं रहा है, ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा सा, ये देखो पांचवा पॉइंट, मान लो दो पार्टनर है, ठीक है, एक पार्टनर ने फर्म को 5 लाख रुपए का लोन दिया है, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप डीड इसके मामले में साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड ने कुछ नहीं बोला कि आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है। तो क्या ऐसे केस में इसको, जो ए को इस 5 लाख रुपए पे फर्म इंटरेस्ट देगी या नहीं देगी? इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट बोलता है अपना कि यस, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6%, ठीक है, ना 6% से ज़्यादा, ना 6% से कम, आपको 6% तक इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हो। मतलब अगर कोई पार्टनर किसी फर्म को लोन देता है, ठीक है, लोन याद रखना है ना, ऋण, लोन, कैपिटल नहीं, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कैपिटल में इंटरेस्ट नहीं है ना, यह लोन की बात चल रही है, ठीक है। अगर कोई भी पार्टनर किसी भी फर्म को लोन देता है तो फर्म को 6% से सालाना ब्याज देना पड़ेगा, ये पर एनम है, ठीक है, मतलब 1 साल का 6% आपको ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। अगर 4 महीने रखा तो 4 महीने का दे देंगे, 5 महीने रखा तो 5 महीने का दे देंगे, लेकिन 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड होगी और या फिर उसके अंदर लिखा रहेगा कि इतना % है तो फिर तो वो देना ही है, जब नहीं लिखा है तो ये फॉलो करना है, ठीक है। ये 5 पॉइंट आपके लिए मेन है, ठीक है, इसको उतार लो एक बार अपनी कॉपी में, ठीक है, आगे बढ़े। चलो, ये 5 के बाद के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, पर क्वेश्चंस के लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए ये 5 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और भी कुछ आएगी तो मैं हाथ बताता जाऊँगा उसी टाइम, और अपन देखते हैं इसमें और क्या क्या है। देखो आगे बढ़ते हैं, राइट्स ऑफ पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये यहाँ की बात चल रही है क्या, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड राइट्स ऑफ पार्टनर क्या क्या है। पहला, एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, हर पार्टनर को बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, ठीक है, कोई भी पार्टनर बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, आप किसी को रोक नहीं सकते। दूसरा, एवरी पार्टनर हैज राइट टू कंसल्ट अबाउट द अफेयर ऑफ द बिजनेस, पार्टनर को राइट है कि वो कंपनी के बिजनेस में कंसल्ट कर सके, ठीक है। तीसरा, एवरी पार्टनर से राइट टू इंस्पेक्ट द बुक, मतलब हर पार्टनर को ये राइट होता है कि वो जाके कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को देख सके, उसकी जांच कर सके, मतलब आप मना नहीं कर सकते, नहीं भाई तू यहाँ से निकल, तेरे को नहीं मिलेगा बुक्स, मिलेगा, सब पार्टनर को बुक्स देखने को मिलेगा। चौथा, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विद अदर इन एग्रीड रेशो, ठीक है, हर पार्टनर को राइट है कि वो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करें एग्रीड रेशो में, और एग्रीड रेशो नहीं हुआ तो इक्वल है ही। अच्छा, इफ़ द पार्टनर हैज़ एडवांस लोन
हैज़ द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट देयर ऑन एन एक एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर पार्टनर ने किसी को लोन दिया है तो वो एग्रीड रेट, जो उनका पहले से डिसाइड रेट है, उस पर इंटरेस्ट पाने के लिए हकदार है। अगर इंटरेस्ट नहीं एग्रीड हुआ है तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। अच्छा, इन केस ऑफ इमरजेंसी अ पार्टनर राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द बेस्ट जजमेंट एंड बी इंडिपेंडेंट फॉर द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम। देखो क्या होता है कि यूँ तो ऐसा बोलते हैं पार्टनर है तो सभी पार्टनर की सहमति के अनुसार ही फर्म में काम होगा, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी जैसे मान लो भूकंप या फायर हो गया, ठीक है, तो फायर हो गया तो ऐसे इमरजेंसी केस में ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक बंदा पार्टनर बैठा है, चार अगर बाहर गए हुए तो सबको फ़ोन लगाएगा और बोलेगा क्या मैं एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड मंगवा लूँ, ठीक है। ऐसा करने बैठा तो इधर मालूम पड़ा कि पूरा ऑफिस ही जल गया, ठीक है। तो उनका एक राइट है, काई का राइट है कि आप चाहो, मतलब ऐसे इमरजेंसी केस में आप को जो सही लगे उस समय जो उचित हो वो काम आप बिना किसी पार्टनर के कंसल्ट के कर सकते हो, और उस काम में अगर कोई खर्चा आया तो उस खर्चे का आपको पूरा रिम्बर्समेंट मिलेगा। कोई पार्टनर ये नहीं बोल सकता है कि मेरे बिना परमिशन के आपने ये काम क्यों करा, क्योंकि वो एक इमरजेंसी कंडीशन थी, ठीक है। ए पार्टनर हैज़ द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अच्छा, ये चीज़ समझने से है क्या, एक पार्टनर के पास एक राइट होता है, मतलब जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में इंटर होता है, ठीक है, तो सभी पार्टनर को वोटिंग राइट रहता है कि उस पार्टनर को लाना है या नहीं लाना है। अगर 100% वोट उस पार्टनर के सहमति में आते हैं तो ही वो पार्टनर फर्म में इंटर हो सकता है। इसका मतलब क्या कि अगर 10 पार्टनर है, 10 में से 9 ने बोला कि हाँ 11वें पार्टनर को लाने दो, फर्म में आने दो, और एक पार्टनर ने बोला नहीं ये 11वां पार्टनर नहीं आना चाहिए, तो वो नया पार्टनर फर्म में एडमिशन नहीं हो पाएगा। मतलब सभी पार्टनर का एग्री होना यहाँ पर कंपलसरी है। 10 के 10 पार्टनर जब एग्री होंगे तभी 11वां पार्टनर नया अंदर आएगा। उसमें से एक या एक से ज़्यादा कितने, एक भी बंदा अगर ना बोलेगा तो नया पार्टनर अंदर नहीं आएगा। आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज़ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। अच्छा, जैसे नए एडमिशन के लिए सभी पार्टनर की परमिशन रिक्वायर्ड है, क्या रिटायरमेंट के लिए भी सभी पार्टनर की परमिशन रिक्वायर्ड है? नहीं। पार्टनर एक नोटिस देगा, प्रॉपर नोटिस देगा, और उसके बाद वो फर्म से रिटायर्ड हो जाएगा। मान लो उसने 30 दिन का नोटिस दे दिया कि भाई मैं 30 दिन बाद रिटायर होने वाला हूँ, जिसको जो भी मेरे से फॉलोअप लेना है, मेरा काम समझना है, जो भी करना है वो कर लो, मैं 30 दिन बाद चला जाऊँगा। तो ऐसे वो एक प्रॉपर नोटिस दे के वहाँ से रिटायर्ड हो सकता है। If a partner incur expenses on the business or he pay amount on behalf of the firm, the partner get immediately for this payment for the firm। अगर पार्टनर कंपनी के बिहाफ पर या कंपनी के लिए कोई खर्चा करता है, ठीक है, तो उसका राइट है कि वो कंपनी से ये पैसा वसूल करे, ठीक है। पार्टनरशिप डी, partnership come into existence by an oral written agreement. It is better to have written agreement to avoid any dispute. This written document known as partnership deed details the terms of condition of partnership with legal। या थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं, थोड़ा ज्ञान दे रखा है, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अपन आते थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ पे। अच्छा, ये देखना, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी पार्टनरशिप को छोड़कर हर पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। मतलब क्या कि अगर आपका कोई एक पार्टनर झोल मारता है तो उस झोल के लिए फर्म के सारे पार्टनर लाइबल रहेंगे, है ना। मतलब मान लो 3 पार्टनर है, ए बी सी, ए ने कुछ झोल मारा और 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी आ गई फर्म के नाम पर, ठीक है, तो ये सिर्फ ए से वसूला नहीं किया जाएगा, ये तीनों पार्टनर से वसूला जाएगा, ठीक है। सामने वाले बंदे को कोई मतलब नहीं, उसने क्या फर्म के बिहाफ पर कुछ एग्रीमेंट करा है, ठीक है, उसने फर्म के बिहाफ पर झोल मारा है, तो सामने वाला बंदा पूरा फर्म से वसूल करेगा, ठीक है। तो इसीलिए एक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है कि एवरी पार्टनर एक्ट एज प्रिंसिपल एंड एजेंट, और फर्म भी प्रिंसिपल और एजेंट। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। मतलब हर पार्टनर एक एजेंट भी रहता है और एक प्रिंसिपल भी रहता है, ठीक है, और फर्म भी एक एजेंट भी रहती है और एक प्रिंसिपल भी रहती है। एजेंट प्रिंसिपल का कनेक्शन होता क्या है ये देखते हैं। देखो, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है,
इंश्योरेंस कंपनी क्या होते हैं, छोटे छोटे एजेंट होते हैं जो लोगों के पास जा जाके पॉलिसी बेचते हैं, प्रीमियम कलेक्ट करते हैं और कंपनी के अंदर इंश्योरेंस करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, मान लो एक ये बंदा है, यहाँ पे एक बंदा है, ये एजेंट इस बंदे के पास आया और इसने पॉलिसी इशू करवा ली। ठीक है, इसने प्रीमियम दिया, जो प्रीमियम उसने कंपनी में दे दिया। ठीक है, और कंपनी ने इसको इंश्योरेंस दे दिया। अब मान लो इसकी मोटरसाइकिल का जो कार का जो इंश्योरेंस था, कार डैमेज होती है तो वो इंश्योरेंस की पैसा किससे मांगेगा, एजेंट से या कंपनी से? ऑब्वियसली कंपनी से। एजेंट को घर से पैसा देगा, ठीक है, कंपनी से पैसा मांगेगा। अच्छा, एग्रीमेंट किसने किसने करा था, इन दोनों ने। ठीक है, लायबल कौन हुआ, ये बंदा, इंश्योरेंस कंपनी। मतलब किसी एक बंदे के काम से अगर कोई दूसरा बंदा लायबल होता है तो उसमें एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है। ये कंपनी प्रिंसिपल कंपनी थी और ये इसका एजेंट था। इस एजेंट द्वारा किए गए कार्य के लिए प्रिंसिपल कंपनी लायबल हो गई, है ना। मतलब अगर एक के द्वारा किए गए कार्य के लिए दूसरा बंदा लायबल हो रहा है तो उसमें एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप रहेगा। तो पार्टनरशिप में भी ऐसा ही कुछ होता है। सपोज ये एक पार्टनरशिप फर्म है ना, यहाँ पे पार्टनर है ए, बी और सी। ठीक है, ये तीनों पार्टनर है फर्म के। अब मान लो एक कंपनी है, ए जाके उस कंपनी से कुछ एग्रीमेंट करता है, मान लो कुछ प्रोडक्ट सेल करने का एग्रीमेंट करता है कि मैं इस डेट को, फलाना डेट को आपको इतना माल सप्लाई करूँगा। ठीक है, इसने एग्रीमेंट किया, अपने सेल्फ पे करा है या फर्म की बिहाफ पर करा है? ऑब्वियसली फर्म की बिहाफ पर करा है क्योंकि फर्म का पार्टनर है, फर्म का नाम चलेगा, इंडिविजुअल नाम चलेगा नहीं। ठीक है, फर्म की बिहाफ पर इसने इससे एग्रीमेंट करा। ठीक है, अच्छा मान लो 3 महीने का एग्रीमेंट था, 3 महीने बाद ये कंपनी इसके पास आएगी सामान लेने या इसके पास आएगी? इसके पास ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ एक फर्म का पार्टनर था, वो फर्म के पास आएगी कि लाओ फर्म मेरा माल दो। ठीक है, मतलब इसके द्वारा किए गए काम के लिए कौन लायबल हो गया, फर्म। तो ये हो गई एजेंट, ये पार्टनर हो गया एजेंट और फर्म हो गई प्रिंसिपल। एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप आ गया, इसके द्वारा किए गए कार्य के लिए लायबल हो गया फर्म। ठीक है, तो ये फर्म क्या बन गई, प्रिंसिपल। ठीक है, अच्छा सपोज ये इसी एग्जांपल आगे लेता हूँ मैं। ये फर्म ऐसा एग्रीमेंट करता है जो फर्म पूरा कर ही नहीं सकती। फर्म काम करती थी शुगर में और ये भाई एग्रीमेंट करके आ गया सोयाबीन का कि मैं सोयाबीन सप्लाई करूँगा, ये बनाती थी शुगर। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसने इस पे केस करा और पेनल्टी आ गई। पेनल्टी आ गई 10 लाख रुपए की। तो ये 10 लाख रुपए बियर कौन करेगा, खाली अकेला ये तीनों? ऑब्वियसली ये तीनों ही बियर करेंगे। अभी मैंने रूल दिया था कि कोई भी झोला मारे बराबर बटेगा, मतलब सब में बटेगा। ठीक है, तो अब इस बंदे के द्वारा किए गए काम के लिए लायबल कौन हुआ, ये तीनों। तो ये हो गया मेरा क्या, एजेंट। और ये तीनों पार्टनर क्या हो गए, प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या हुआ कि हर पार्टनर के फर्म के द्वारा किए गए काम के लिए पार्टनर प्रिंसिपल बन गया, लायबल हो गया, प्रिंसिपल बन गया। तो हर पार्टनर एक एजेंट भी होता है और एक प्रिंसिपल भी होता है। ठीक है, चलो अब अपन क्वेश्चन देखते हैं थोड़े बहुत। अमरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर इन द फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। उनके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अमरीश मतलब ए, हु हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर। अमरीश ने ज़्यादा कैपिटल दी है अदर पार्टनर के मुकाबले। डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विथ हिम। क्या हुआ कि जो 3 पार्टनर थे, मान लो कौन कौन से, एक अमरीश, एक ललित और एक चारू। ठीक है, इस बंदे ने फर्म को ज़्यादा कैपिटल दिया है। मतलब मान लो 50,000 रुपये दिया था कैपिटल में, इसने 50,000 दिया था और इस भाई ने 2 लाख रुपए दिए थे। तो ये बोलता है कि मैंने ज़्यादा पैसे दिए, मुझे इंटरेस्ट भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो क्या इसको इंटरेस्ट मिलेगा ज़्यादा, या इंटरेस्ट ज़्यादा, क्या कुछ भी मिलेगा? कैपिटल है ना, क्या है ये, कैपिटल। क्या इसको कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा? ये बोलता है कि मुझे जो मैंने 1.5 लाख रुपए ज़्यादा दिए ना, उस पर इंटरेस्ट चाहिए।
या अगर ये बोले 2 लाख रुपए दिए उस पर इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, ये किसी भी कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा, इसको बोलेंगे नहीं, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपना पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। भले ही चाहे ललित ने 1 रुपया दिया हो और इसने 50 पैसे दिए हो, ठीक है, और ये पूरे 2 लाख रुपए दिए हो, फिर भी इसको एक भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बोलेंगे कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6%, 10%, 50%, कुछ भी चल रहा हो, कैपिटल इंटरेस्ट देना ही नहीं अपने को, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेबल टू द पार्टनर, देयरफॉर एम्ब्रिज विल नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड देखते हैं, ललित हैज़ डिवोटेड हिज फुल टाइम इन द बिजनेस। ललित अपना पूरा समय बिजनेस में देता है, ठीक है, एंड डिमांड अ सैलरी ऑफ 5000 पर एनम, बट अमरीश एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। क्या हुआ कि जो ललित था, है ना, वो अपना सारा टाइम बिजनेस में दे रहा है, और अगर वो सारा टाइम बिजनेस दे रहा है तो वो बोला मुझे 5000 की सैलरी चाहिए, क्योंकि मैं और कहीं काम करता तो मुझे 5000 मिलते हैं। तो अपन उसको बोलेंगे कि भाई देख, तो काम कर रहा है अच्छी बात है, पर आपको इंटरेस्ट सैलरी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर डीड साइलेंट है तो हम आपको कोई भी सैलरी नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 एडवांस बाय हर एट अ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। चारू ने 50,000 रुपये का लोन दिया, ठीक है। अच्छा, मार्केट में अगर अपन किसी को लोन देते हैं तो वो 12% इंटरेस्ट मिलता है। तो चारू बोल रही मुझे 12% चाहिए। अपना आंसर क्या होना चाहिए कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ये इसने ऊपर क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, कि हैव डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड बनी नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपको लोन पर इंटरेस्ट तो मिलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6%। तो चारू रॉन्ग है, चारू 12% मांग रही है जो कि नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ 6% पर एनम से इंटरेस्ट दिया जाएगा। अच्छा, और देखो, अमरीश है ड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए उसने ड्राइंग करी है 10,000 रुपये की, किसने? अमरीश ने, ठीक है। ललित एंड चारू डिमांड द इंटरेस्ट शुड बी चार्ज 10% पर एनम। ललित चारू बोलते हैं कि जो इसने पैसा लेके गया है अपने काम के लिए, ठीक है, पर्सनल पर्पज़ के लिए, तो इस पर अपन को 10% इंटरेस्ट आपको फर्म को देना पड़ेगा। अमरीश को बोलते हैं, चारू और ललित, अमरीश आपको 10% इंटरेस्ट आपको फर्म को देने का रहेगा, ठीक है। अमरीश बोलेगा कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, और नहीं बनी है तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट में नहीं दूंगा। मतलब अमरीश को यहाँ पर ड्राइंग पर कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं। अगला देखो, प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट्स एनी ऑफ द अबव क्लेम अमाउंट 50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। अमरीश डिमांड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशो। क्या हुआ कि जैसे ही साल खत्म हुआ तो इन्होंने पैसा कमाया, कुछ प्रॉफिट कमाया, कितने का? 50,000 रुपये का। अच्छा, अमरीश बोलता है कि ये जो प्रॉफिट है, अमरीश का क्या कैपिटल ज़्यादा था, आपने देखा था ऊपर, है ना, तो ये पट्टा क्या बोलता है कि ना ये जो प्रॉफिट है इसको कैपिटल रेशो में बांटो, ठीक है। तो अपना प्रॉफिट, अपना लॉ क्या बोलता है कि प्रॉफिट बढ़ता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर नहीं है क्योंकि आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड नहीं करा होगा, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड नहीं है तो वो इक्वल रेशो में बटा जाएगा, मतलब आपका प्रॉफिट शेयर रेशो होगा इक्वल। तो मतलब अमरीश, ललित और चारू में ये 50,000 को इक्वली डिवाइड किया जाएगा। पढ़ते हैं, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन चारू लोन 40,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये जो 50,000 का लोन था इसमें ये वाला इंटरेस्ट देना बाकी था। कौन सा? चारू का, जो चारू ने जो लोन दिया था 50,000 का, 50,000 पे 12%, 6%, ठीक है, 50,000 पे 6%, 3,000। तो ये 3,000 का इंटरेस्ट अपन को देना है, किस पे? 50,000 की प्रॉफिट में से निकाल के चारू को देना है। तो 50,000 में से अपन ने 3,000 का प्रॉफिट निकाल लिया, बचे 47,000 को अपन 3 जनों में इक्वली डिवाइड कर देंगे। 15,666 रुपये हर एक पार्टनर को मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अटल एंड लाल पार्टनर इन द फर्म। अटल और लाल 2 पार्टनर है फर्म में। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। उन्होंने कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। व्हाट शैल बी द पोजीशन इन द फॉलोइंग केस। इन चारों केसों में क्या करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अभाव में। अतल डिवोटेड मोर टाइम देन लाल इन द बिजनेस। जो अतल था वो ज़्यादा टाइम बिजनेस में काम करता था। अटल डिमांडर सैलरी, अतल ने 6,000 रुपये की सैलरी मांगी। सेम ऊपर जैसा कि भाई तू काम कर रहा है अच्छी बात है, पर पार्टनरशिप डीड के अभाव में हम कोई भी आपको सैलरी नहीं देंगे।
लाल हैज़ इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ 50,000 वेयर एज अतल हैज इन्वेस्टेड 5,000। लाल ने 50,000 मिला जबकि अतल सिर्फ 5,000 रुपये मिला के बैठा है। ठीक है, अतल बोलता है, अतल हैज़ एडवांस, अच्छा अतल ने 5,000 मिला है, उसके आगे अतल 10,000 रुपये का एडवांस एज अ लोन फर्म को देता है। अतल ने कैपिटल कम मिलाई है लेकिन वो 10,000 रुपये का फर्म को लोन देता है। ठीक है, अच्छा वॉट इंटरेस्ट इफ एनी विल बी अलाउड टू अतल एंड लाल। देखो ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनाया है। आप देखोगे क्या कि यार 5 और 15 फिर भी कम दे रहा है और ये तो 50,000 दे रहा है तो इसको इंटरेस्ट मत दो, ऐसा नहीं होगा। अगर उसने लोन दिया है, देखो कैपिटल कम ज़्यादा हो मुझसे इसको लेना है ही नहीं, क्योंकि मैं कैपिटल पर इंटरेस्ट देता ही नहीं, लेकिन वो एज ए लोन कुछ दे रहा है। ठीक है, अगर वो कुछ एज ए लोन दे रहा है तो मुझे उसको 6% पर एनम पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये 10,000 पर अतल को मुझे 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अतल वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर। लाल ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल। जो अतल था उसका एक बेटा था इंदर। अतल चाहता था कि इंदर को पार्टनरशिप फर्म में इंटर किया जाए, लेकिन जो दूसरा पार्टनर था लाल, उसने इसको इंटर करने से मना कर दिया। तो क्या ये इसको इंटर कर सकता है? नहीं। अपन ने क्या रूल पढ़ा था कि जब तक सारे पार्टनर एग्री ना हो तब तक कोई भी नया पार्टनर फर्म में इंटर नहीं हो सकता, है ना। अच्छा लाल wants that profit should be distributed in the ratio of their capital, but Atal wants that it should be distributed equally। ये तो आपको पता ही है, प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वल रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो इस केस में कैपिटल रेशियो में नहीं बांटा जाएगा, उसके इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Harry and Jerry are partner in the firm. They have not entered in the partnership deed but had agreed on following. Salary will be paid to Harry 10,000 per month. क्या हुआ? हैरी और जेरी पार्टनर इन द फर्म में, दे डू नॉट इंटर पार्टनरशिप डीड बट हैड एग्री। देखो वो पार्टनरशिप डीड नहीं बनी पर उन्होंने इस बात पे एग्री हुए। एग्री मतलब राजी हुए। ठीक है, क्या कि सैलरी विल बी, हैरी को 10,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी, जेरी को कमीशन मिलेगा 10% ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक है, इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम। पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर। ये 5 बातों के लिए तो वो एग्री हो गए, है ना। मतलब ये 5 बातें तो क्या हो गई, आपको करनी चाहिए। अच्छा, हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट रिजॉल्व। जेरी डिमांड टू पेड सैलरी एज हैरी इज बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर। देखो ये जब 5 बातें अगर फिक्स हो गई है, ठीक है, तो ये अपनी क्या होगी, पत्थर की लकीर, है ना। अब अपन पार्टनरशिप एक्ट पे नहीं जाएंगे, इन 5 बातों के लिए तो एक्ट पे नहीं जाएंगे, ये 5 बातें तो हमें यहीं माननी पड़ेगी। अभी क्या हुआ, उन्हें बोला जेरी डिमांड टू पेड, जेरी अपन ने सैलरी के लिए किसको बोला था, हैरी को, कि हैरी 10,000 के लिए सैलरी लेगा। ठीक है, जेरी के लिए कुछ नहीं बोला और कुछ नहीं बोला तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जेरी को कुछ भी सैलरी नहीं दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ हैरी की बात चल रही है और अपनी पार्टनरशिप डीड बोलती है कि जेरी को कोई भी आपको सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है। अपना एक्ट बोलता है ये कि किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं देना इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अपना एग्री सिर्फ हैरी का हुआ था, जेरी का हुआ नहीं था, तो जेरी को अपन कोई भी सैलरी नहीं देंगे। द डिमांड ऑफ जेरी टू बी पेड सैलरी एज द पेड टू हैरी इज नॉट वैलिड इन द व्यू ऑफ एग्रीमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ कमीशन। एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए अपन उसको कुछ नहीं देंगे। हैरी डिमांड that his son Sherry be admitted as partner for 25% share to be given out of his share of profit on which Jerry disagree। ये कुछ समझा गया? वो क्या बोलता है, जो हैरी है उसका एक सन है, ठीक है। अच्छा, और ये है जेरी। हैरी बोलता है कि मैं मेरे सन को एडमिट कर रहा हूँ और उसका जो प्रॉफिट है वो मैं मेरे ही हिस्से से निकल के दे रहा हूँ। जेरी तू कुछ मत दे, मैं मेरे ही हिस्से से 25% निकाल के मेरे बेटे को दूंगा। तो क्या ये इसको पार्टनर बना सकता है? जेरी ने ना बोल दिया कि नहीं पार्टनर नहीं बना, मैं पार्टनरशिप में इसको नहीं रखूँगा सन को, ये हैरी के सन को पार्टनरशिप में इंटर नहीं होने दूंगा। जबकि हैरी बोलता है कि यार प्रॉफिट तो मैं मेरी जेब से ही दे रहा हूँ पूरा। मान लो यहाँ इक्वल था, ठीक है, तो इसी का 25% निकाल के वो उसके सन को दे रहा है, इसके प्रॉफिट को कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। तो क्या इस केस में भी इसको लिया जा सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि आपका पार्टनरशिप एक डीड क्लियर बोल रही है पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर, चाहे उसका प्रॉफिट कोई भी दे। ठीक है,
पार्टनर को इंटर नहीं किया जाएगा। अब अगला टॉपिक अपन ले रहे हैं, कौन सा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर की लोन पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो सिंपल है, अपन से समझेंगे जनरल एंट्री कैसे मारना, ठीक है, लोन अकाउंट कैसे बनाना, हालांकि इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल एंट्री समझ लेते खाली। देखो ये 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, ठीक है। ये अपनी फर्म है। ए ने लोन दिया 5 लाख रुपए का या 1 लाख रुपए का, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हो तो उस रेट से इंटरेस्ट देना है, नहीं लिखा हो तो 6% देना है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। अभी 6% इंटरेस्ट कौन किसको देगा? फर्म देगी ए को 6%, मतलब 1000 का 6% 6000 रुपये। तो ये 6000 रुपये क्या है? फर्म के लिए इनकम है कि खर्चा है? फर्म तो दे रही है, मतलब फर्म के लिए इनकम नहीं है, ये फर्म के लिए क्या है? खर्चा, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी? ठीक है, खर्चा है तो अपन ने क्या पढ़ा था? खर्चा हमेशा डेबिट होता है। एंट्री क्या जाएगी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। इस खर्चे को अपन डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, और एक लाइबिलिटी बना लेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट की, काहे की? पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये एक लाइबिलिटी बन गई, ये किस में चल जाएगी? ये इसके लोन अकाउंट में ऐड हो जाएगा। मतलब उसने जो 1 लाख का लोन दिया था वो कहाँ चला गया था? पार्टनर्स लोन अकाउंट में। अब ये जो 6000 का इंटरेस्ट है ये भी उस लोन अकाउंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो खर्चा है, खर्चे का कहाँ जाएगा? आखिरी में जाके खर्चा जाता है P&L अकाउंट में, ठीक है। एंट्री मार देंगे P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये खर्चा अपन ने डाल दिया P&L में, और एक लाइबिलिटी बन गई अपन को 6000 रुपये देने की, किसको? पार्टनर को, ठीक है। अच्छा, पार्टनर का लोन अकाउंट अगर अपन देखें तो कैसा दिखेगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनता है? जब पार्टनर पैसा देगा तब एंट्री क्या होगी? फर्म के पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा इसका। फर्म एंट्री मारेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, एक लाइबिलिटी खरीदेगा पार्टनर्स के लोन की, तो यहाँ आ जाएगा बाय बैंक। एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट 1 लाख रुपए से, ये एंट्री है, ठीक है। तो बैंक पार्टनर्स क्या करा अपन ने? पार्टनर के लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, कितने से? 1 लाख रुपए से, ठीक है। अच्छा, अब जो इंटरेस्ट मिला वो 6000 रुपये भी पार्टनर के लोन अकाउंट में ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन उसकी लाइबिलिटी बढ़ा रहे बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, PLA लिख रहा हूँ, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। मतलब साल के अंत में इसकी टोटल लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1,06,000। क्या जाएगा? टू बैलेंस CD 1,06,000। ईयर एंड में अगर इसका पेमेंट नहीं करा तो, अगर सब अपन पेमेंट कर देते तो अपनी एंट्री क्या होती है? टू बैंक एंट्री होती है ना, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं तो डेबिट कर दिया, और टू बैंक अकाउंट क्योंकि अपनी एक असेट्स कम हो रही है तो असेट्स कम हो रही है तो अपन क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सपोज अपन ने 50,000 का पेमेंट करा तो यहाँ 50,000 आ जाएगा, अपन बोले तो फर्म, ठीक है, 50,000 आ जाएगा। तो अब हमने कितना बचेगा? 56,000 रुपये। ये अपना क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा 56,000 का, ठीक है। तो ये बन गया आपका पार्टनर्स का लोन अकाउंट। ऐसे अपन इंटरेस्ट अकाउंट बना के देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन
पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, एंट्री क्या थी अपनी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो यहाँ लिख दूँ टू पार्टनर्स लोन अकाउंट 6,000 रुपये। ये देखो ये एंट्री हो गई, इधर पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट और इधर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, ये क्या चल जाएगा बाई P&L अकाउंट में 6,000, ये अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसका बैलेंस CD दिखेगा जो जाएगा बैलेंस शीट में। एक लाइबिलिटी है 56,000 रुपये की, किसको देने की, पार्टनर्स के लोन में। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। ये देखो बैंक का ये लोन देने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू अमृत एंड चारू, ये क्वेश्चन ही देख लेते लाओ। अमित, विमल एंड चमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अमित एंड चमन आर हैव बीन गिवन अ लोन टू द firm on 1st October 2018 1 lakh and 1.5 lakh respectively. It is agreed that interest on 9% per annum, 9% का एग्री हो गया है तो 9% नहीं देना है, विल बी पेड ऑन लोन। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म क्लोज। क्या हुआ, ABC पार्टनर है जिसमें से A और C लोन देते हैं, B लोन नहीं दे रहा है, A और C दे रहा है 1 लाख और 1.5 लाख का, और 9% पे ये एग्री हुए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड ऑन 31st मार्च, इंटरेस्ट अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, चलो लोन की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया फर्म के पास, टू A और C जिससे आया उसको क्रेडिट, उसकी लाइबिलिटी खड़ी कर दी 1.5 लाख और 1 लाख की, कि A लोन अकाउंट और C लोन अकाउंट अपने पे एक नई लाइबिलिटी आ गई है। ठीक है, अच्छा उस पर इंटरेस्ट चार्ज करा, इंटरेस्ट मेरा खर्चा है, डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू A लोन अकाउंट और C लोन अकाउंट। ठीक है, ये आपको इंटरेस्ट चार्ज कर दिया इसने, कितना परसेंट, 9%। ये देखो कितने का था, 1 लाख का लोन था। ठीक है, 9% इंटरेस्ट रेट था, कितने महीने के लिए था, अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने के लिए, तो इंटू 6 डिवाइड बाय 12, ये आ गया 4,500। ठीक है, और सेकंड वाले का आप देख लो 1.5 लाख रुपए, कितना परसेंट, 9%, कितने, आधे साल के लिए 6,750। ठीक है, अब ये आपका जो इंटरेस्ट है ये चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये इसका अकाउंट बना लेना, ये सिंपल है, ज़्यादा इसमें दिमाग इतने लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल एंड भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3 विद कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। अखिल और भारत दो पार्टनर है जो कि 2 लाख और 1 लाख रुपए कैपिटल लगाते हैं। ऑन 1st October 2018 अखिल एंड भारत गिव लोन ऑफ 4 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली। अखिल और भारत ने 1 अक्टूबर 2018 को 2 लोन दिए, 4 लाख रुपए का और 2 लाख रुपए का। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनरशिप डीड पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट देने के लिए साइलेंट है, मतलब उसने कुछ नहीं बोला है कि इंटरेस्ट कितना देने का है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 in each of the following case to be distributed among partner. If the partner before interest for the payment amount 25,000 रुपये। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, समझने ऐसा है। अच्छा, क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, 6% पर एनम, मतलब आपको 6% पर एनम पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, किस पे, लोन पे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, 1 लाख रुपए का लोन देता है ए और बी देता है 2 लाख रुपए का लोन। ठीक है, अच्छा इसका इंटरेस्ट बनता है 6,000 रुपये, इसका बनता है 12,000 रुपये, टोटल बनता है 18,000 रुपये।
ठीक है। अच्छा, सपोज कंपनी ने कमाए 40,000 रुपये, ठीक है, तो 40,000 कमाए तो क्या हुआ कि 6,000 का इंटरेस्ट अपन ए को दे देंगे, 12,000 का इंटरेस्ट अपन बी को दे देंगे, दोनों को इंटरेस्ट बांट देंगे, ठीक है। कितना बचा? 22,000 रुपये। ये प्रॉफिट रहेगा, ये प्रॉफिट शेयर में बच जाएगा, किसमें? ए और बी में। जो भी इनका रेशो रहेगा उस रेशो में ये बढ़ जाएगा। पार्टनरशिप रेट साइलेंट है तो अभी इक्वल बढ़ जाएगा, 11,000। ये समझ में आया? क्या हुआ? 1 लाख पर 6% इंटरेस्ट बनता है 6,000, 2 लाख पर 6% इंटरेस्ट बनता है 12,000, टोटल बनता है 18,000 का इंटरेस्ट। प्रॉफिट कमाया इंटरेस्ट देने के पहले, इंटरेस्ट अभी तक दिया ही नहीं है, तब तक का प्रॉफिट है 40,000 रुपये। वो 40,000 में से अपन ए को इंटरेस्ट दिया, बी को इंटरेस्ट दिया, उसके बाद बचा प्रॉफिट कितना है? 22,000, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, ठीक है। और 22,000 रुपये बढ़ गए बाद में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो नहीं था वो तो इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में। अभी मेरा क्वेश्चन क्या है कि सपोज ये प्रॉफिट तो 40,000 था, अगर मान लो ये प्रॉफिट था होता 15,000 रुपये, ठीक है। प्रॉफिट है 15,000 रुपये, इंटरेस्ट देना है 18,000 रुपये, मतलब सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, फर्म के पास इनफ प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। इनफ प्रॉफिट बोले तो कि जितना अपने को इंटरेस्ट देने की लायबिलिटी है उतना तो प्रॉफिट ही नहीं है, तो क्या कंपनी घाटे में जाके इंटरेस्ट देगी? 3,000 का लॉस दिखाएगी कंपनी, कंपनी नहीं, फर्म क्या करेगी? क्या 3,000 का लॉस दिखाएगी, 18,000 का इंटरेस्ट दे देगी, 15,000 के प्रॉफिट पे 18,000 का इंटरेस्ट देके 3,000 का लॉस दिखाएगी। अगर पार्टनरशिप डीड इसके लिए साइलेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो फर्म 15,000 रुपये से ज़्यादा इनको नहीं दे सकती, मतलब सिर्फ और सिर्फ फर्म कितना दे सकती है? 15,000, मतलब वो लॉस में नहीं जा सकती है। अपन उतना ही दे सकते हैं जितना अपने पास प्रॉफिट पड़ा है, अगर पार्टनरशिप डीड इस बात के लिए साइलेंट है। अगर पार्टनरशिप बोल रही है कि लॉस के केस में भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर पूरा 18,000 देना पड़ेगा, भले ही आप लॉस में चले जाओ, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आपको लॉस के केस में भी देना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर 18,000 नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये देना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछेगा? क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि पार्टनरशिप डीड ने इसके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला है, वो बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट पर चार्ज है, जो लोन पर इंटरेस्ट है ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है, ठीक है, चार्ज ऑन प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट पे चार्ज किया हुआ, ऐसा वो बोलेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको लॉस के केस में भी आपको लोन पर इंटरेस्ट देने का रहेगा, ठीक है। मतलब अगर ऐसा कुछ वर्डिंग आए कि चार्ज ऑन प्रॉफिट है ना, तो आप लॉस में जाओ भले, फिर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, सपोज ये एक लिखा ही नहीं है, तो ये तो समझ में आ गया मुझे कि मेरा अगर 15,000 का प्रॉफिट है तो मैं सिर्फ और सिर्फ 15,000 का इंटरेस्ट दूंगा और मेरा प्रॉफिट और लॉस आएगा 0, ठीक है। लेकिन ये 15,000 में दूंगा किसको? क्योंकि मेरे पास 2 बंदे बैठे हुए हैं, ए और बी, इसमें से ए मांग रहा है 6,000 रुपये और बी मांग रहा है 12,000 रुपये, ठीक है। तो मैं किसको दूंगा? 15,000 है, ए बोलेगा मुझे दे दो पूरे 6,000, इसको कम दे देना, बी बोलेगा मुझे दे दो, इसको थोड़ा कम दे देना, ठीक है। तो इस केस में ये 15,000 अपन इनके कैपिटल रेशियो में बांट देंगे, या और अच्छे से समझना हो तो इनके ये इंटरेस्ट रेशियो में ही बांट देंगे। एक्चुअली इंटरेस्ट रेशियो कैपिटल रेशियो होता है, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट रेट सेम ही रहेगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो अपन कैपिटल रेशियो भी इसमें समझ सकते हैं फिलहाल के लिए। किस रेशियो में बांटेंगे इसको? कैपिटल रेशियो में, ठीक है। कैपिटल कितनी है इनकी? 1 लाख और 2 लाख, मतलब रेशियो कितना बन रहा है? 1 लाख इस टू 2 लाख, या इसको बोल सकते हैं 1:2, ठीक है। मतलब इस 15,000 को मैं 1:2 में बांट दूंगा। बांटो, इसको कितना आएगा? ए को मिलेगा कितना? 5,000, और बी को मिलेगा 10,000, ठीक है। आएगा नहीं समझ में? ठीक है, मतलब 18,000 में सिर्फ 15,000 बटेंगे, 15,000 में 5,000 मिलेंगे ए को और 10,000 मिलेंगे बी को। क्लियर? क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। देखो फिर से रिकॉल कर लेते हैं, किसने कितना लोन दिया था? ए और बी ने लोन दिया था 4 लाख और 2 लाख का, और पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी इंटरेस्ट ऑन लोन के मामले में, ठीक है। पहला बोलता है, पहले देखो इन पे इंटरेस्ट रेट बन कितना रहा है, कितना लोन है? 4 लाख और
2 लाख, एक ए है और एक बी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं बोला तो 6%, तो इसका 6%, इसका भी 6%, ये आ गया 24,000, ये हो गया 12,000, मतलब टोटल अपने को चाहिए 36,000 का प्रॉफिट, ठीक है ना। अच्छा, पहले केस में देखते क्या है, पहला केस क्या बोल रहा है, इधर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर 25,000, 15,000, और इधर प्रॉफिट सेकेंड में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर 15,000, और फिर लॉस बिफोर इंटरेस्ट 25,000। चलो अपन यहीं लिख लेते सारा, केस नंबर ए, केस नंबर बी और केस नंबर सी। केस नंबर ए बोलता है कि अगर प्रॉफिट है 25,000 का, केस नंबर बी बोलता है प्रॉफिट है 15,000 का, और केस नंबर सी बोलता है प्रॉफिट है लॉस है 25,000 का। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया था, क्वेश्चन में दे रखा था कि लोन लिया था 1 अक्टूबर को, ठीक है, 1 अक्टूबर को लोन लिया था, मतलब ये अपने को सिर्फ आधे साल का मिलेगा, ठीक है, आधे साल का मिलेगा, मतलब यहाँ पे आएगा 12,000 और यहाँ आएगा 6,000, टोटल हो गए 18,000। 18,000 का इंटरेस्ट देना है, क्यों, क्योंकि ये 1 अक्टूबर को दिया गया लोन था, तो कितना साल महीना हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, टोटल 6 महीने अपन को इंटरेस्ट देना है, तो ये 18,000 का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में अपने पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, ठीक है, 18,000 का प्रॉफिट है तो अवेलेबल है, तो 18,000 अपन माइनस कर देंगे, बचा कितना 7,000, ये बढ़ जाएगा किस में, पार्टनर्स में, है ना, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट, मतलब इक्वली बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो अपन को कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट इंटरेस्ट देना है। इस केस में देखो प्रॉफिट है 15,000 का, इंटरेस्ट देना है 18,000 का। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला कि चार्ज ऑन प्रॉफिट है या ऐसा कुछ भी, इसका मतलब क्या, इस केस में क्या होगा कि अपने पास अगर जैसे क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं था, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन दोनों के हिसाब से दे रखा है, अपन दोनों को लिखेंगे कि अगर ये प्रॉफिट, ये इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रॉफिट है, ठीक है, तो अपन को पूरा 18,000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा और 3,000 का अपन लॉस दिखाएंगे। ये अपन लिखेंगे एग्जाम में कि इफ़ क्या कि ये जो इंटरेस्ट है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है, तो 18,000 का पूरा प्रॉफिट देना पड़ेगा, इवन हम 3,000 रुपये लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। और अगर ये चार्ज ऑन प्रॉफिट नहीं है तो ये इंटरेस्ट सिर्फ 15,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। किस रेशो में दिया जाएगा, उनके कैपिटल रेशो में, मतलब 4:2 या 2:1, मतलब 15,000 को 2:1 में बढ़ देंगे, 10,000 ए को और 5,000 बी को, ठीक है। अच्छा, सी के केस में अगर वो लॉस में है, ठीक है, तो इसमें फिर वही दो केस, क्या कि अगर चार्ज ऑन प्रॉफिट है, अगर चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो क्या करना है, वही आपको 25,000 लॉस में 18,000 का वापिस इंटरेस्ट देना है, तो आपका लॉस बढ़ जाएगा, 25,000 का लॉस है, मैं 15,000 का 18,000 का और आपने इंटरेस्ट दे दिया, तो लॉस बढ़ के कितना हो जाएगा, ये 43,000 का, ठीक है। और अगर ये चार्ज ऑन प्रॉफिट नहीं है तो आपको कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है।